Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करें क्लास। नेहल, आज वीडियो चालू हो गया क्या तेरा? माइक ऑन करके बोलना होता है। आवाज नहीं आ रही है मुझे नेहल। ओके, स्टार्ट करें। यस, एनी प्रॉब्लम जो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो पहले। नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स दिया था मैंने? एनी होमवर्क? नहीं। सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पाई शीट दी। हाँ, फिर कर लिया सबने? पूछना है कुछ उसमें से? Yes, sir. यस सर। बोलो, स्टार्ट करो पूछना। यस, स्टार्ट करो ना पूछना। सर 33। 33। उससे पहले कोई नहीं है सर प्रॉब्लम? 12th में ऑप्शन डी नहीं है, मतलब सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 12। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 7/25। अच्छा, डी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। अच्छा, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स, तो इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आ रहा है तेरा? 24/7। बस, तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आगे बताओ। सर 22। 22। If sine of cot inverse x plus 1 is equal to cos of tan inverse x, then x is equal to। तो cot इनवर्स को पहले चेंज किया होगा sin इनवर्स में, उधर tan इनवर्स को भी cos इनवर्स में चेंज कर दे। क्या हो रहा है फिर यहाँ पर? नहीं आएगा जन्म? सर आंसर नहीं आया था, ऐसे ही करा था।
पाई शीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स x। डोमेन का कोई इशू नहीं है क्योंकि कॉट इनवर्स और tan इनवर्स दोनों का ही डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है ना। कॉट इनवर्स x प्लस 1 को अपन थीटा सपोज कर लेते हैं इधर, तो कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री थीटा ये वाला हो गया, x प्लस 1 ये 1 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकल गया। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन दिस, सो 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर tan इनवर्स x को हम फाई सपोज कर लेते हैं, x का वैल्यू tan फाई हो गया, अगेन से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फाई हो गया, ये x हो गया 1 हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस फाई, कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x का वैल्यू माइनस हाफ। क्या आंसर है? सही यही है। कहाँ प्रॉब्लम आई थी इसमें जन्म? सर वो मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह सिर्फ x स्क्वायर प्लस 2 लेके चल रहा था, उसमें गलती हो गई। हाँ, वो तो गलती होती तो मैथ्स एकदम से झटका देगा ही देगा, शॉक लगने वाला है। एरर फ्री सब्जेक्ट है मैथ्स, एरर का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें। एनीवे चलो आगे। सर वो 12th में 7/24 होना चाहिए सर आंसर। जो भी आ रहा है यार उसमें, इतने में क्या, छोटा सा तो क्वेश्चन है, क्या खास बात है उसमें। ओके सर, और सर 33 में डाउट है सर। हाँ 33, उससे पहले है कोई? साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स x। देन a को अगर मैं tan थीटा सपोज कर लेता हूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके 2 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू वापस डाल दी, tan इनवर्स ऑफ a। सिमिलरली b को मैंने tan फाई सपोज किया, 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई साइन 2 फाई, 2 फाई बचेगा, फाई की जगह वापस लिख दिया tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। आई थिंक खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, डी ऑप्शन। बोलो। हाँ सर, हो गया सर। नेक्स्ट 36 36 किसकी? टिया की आवाज है क्या? yes sir 36 4 tan inverse 1 by 5 minus tan inverse 1 by 70 plus tan inverse 1 by 99। बस सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। 2 ऐसे रखेंगे, पहले 2 tan inverse x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan inverse ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला हो गया, प्लस माइनस tan इनवर्स 1 by 70 प्लस tan इनवर्स 1 by 99। इसमें जो भी आएगा फिर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। टी आ रहा है समझ में? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से लगा देंगे, फिर इसमें और इसमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जो आएगा उसमें और tan इनवर्स 1 by 99 में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ा सा बड़ा है, आगे समझ में? yes sir करके दिखाऊं क्या पूरा? नहीं सर हो जाएगा। हाँ मैकेनिकल है वैसे। नेक्स्ट क्विकली, इतना टाइम मत लगाओ प्रॉब्लम पूछने में। सर 53 53 3 एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट, ये चार्जर ऑन नहीं हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन।
सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। ठीक है, दिखाई दे रहा है अब? ठीक है, नाउ सो व्हाट वी वर डूइंग, हाँ 2 tan इनवर्स में यहाँ पे आया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. वापस से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे, फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। So 53. 53, ये तो हमने किया था ना एग्जाम्पल, मुझे तो आंसर भी याद है, एबीसी आया था लास्ट क्लास में, एज एन एग्जाम्पल बताया था ये मैंने। Yes sir, yes sir, याद आ गया, सॉरी सर। चलो नेक्स्ट वाला बोलो। 55. 55, if 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi, then x is equal to 4 sin inverse plus cos inverse। तो हम एक sin inverse और एक cos inverse को तो पाई बाई 2 लिख सकते हैं। sin Yes, sir. inverse x plus cos inverse x is पाई बाई 2 लिखा, तो 3 sin inverse x बचेगा और पाई बाई 2 उधर जाके पाई बाई 2 बन जाएगा, और 3 को नीचे ले जाएंगे तो sin inverse x is equal to पाई बाई 6 आ गया, x is equal to sin पाई बाई 6 यानी 1/2। Yes, नेक्स्ट। So 76. 60. So 60. हाँ सॉरी 60. टिया आवाज नहीं आ रही है। Sir, 60. 60, ये भी वही कंडीशनल आइडेंटिटी है, बट इसमें 3 पाई दिया हुआ है इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज 3 पाई, देन xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, करता हूँ सॉल्व। cos इनवर्स x को a सपोज किया, cos इनवर्स y को b सपोज किया, cos इनवर्स z को c सपोज कर लिया, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3 पाई आ गया, x का वैल्यू cos a बन गया, y का वैल्यू cos b बन गया, z का वैल्यू cos c। सो 60 a plus b plus c is equal to 3 pi, and we have to find the value of x की जगह मैंने cos a डाल दिया, cos a cos b plus cos b cos c प्लस cos c cos a का वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, यही हुआ ना प्रॉब्लम। cos इनवर्स x को a सपोज कर लिया तो x का वैल्यू cos a हो गया, इसी तरह से y का वैल्यू cos b एंड सो ऑन। करेक्ट। अब दिस इज इक्वल टू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस, फिर से वही सभी के साथ ऐसे ही कर लेते हैं, इसको अंदर ही रख लेते हैं, 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, cos b प्लस c प्लस cos b माइनस c प्लस cos c प्लस a प्लस cos c माइनस a। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। करेक्ट। इस वाले a प्लस b को मैं लिख सकता हूं 3 पाई माइनस c, माइनस का cos c आ जाएगा, माइनस cos c, इधर से माइनस cos a, इधर से माइनस cos a, इधर से माइनस cos b। हाफ इंटू cos of a minus b plus cos of b minus c plus cos of c minus a। Am I correct?
थोड़ा सा लेंदी होता हुआ दिख रहा है. लेट मी थिंक. cos इनवर्स x को मैं a सपोज किया तो a का वैल्यू x का वैल्यू cos a हो गया. और कोई तरीका नहीं है. चलो करते हैं. माइनस में आ गया 1/2 cos a प्लस cos b प्लस cos c हाफ. cos c प्लस cos d का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2. b और b कट गया. a माइनस c डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos c माइनस d बाई 2. That means a minus 2b plus c. a plus c minus 2b divided by 2 plus cos c minus a plus cos c minus a as it is. ठीक है, एक मिनट. दिस इज मल्टीप्लीकेशन. cos c plus cos d का फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ये यूज किया है मैंने. ठीक है, a plus c की वैल्यू डाल देंगे यहां से 3 pi minus b. सो 3 pi minus 3b डिवाइडेड by 2 आएगा. यहां पर इस वाले में क्या आएगा 3 pi minus 3b divided by 2. That is 3 pi by 2 minus 3b by 2. 3 pi by 2 minus theta थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो नेगेटिव में आ जाएगा. माइनस का 3b by 2 माइनस का cos 3b by 2 माइनस का cos 3b by 2. ये एज इट इज हो गया. माइनस का 3 नहीं माइनस का cos 3b by 2. अब ऐसे क्वेश्चन में जरा बोर्ड का भी इश्यू आ जाता है. मेरे पास स्पेस कम दिखता है. प्लस cos ऑफ c माइनस a. मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा लेंदी ज्यादा हो रहा है तो शुड आई चेंज माई स्ट्रेटेजी. a plus b plus c is 3 pi. लेकिन tan इनवर्स का क्वेश्चन तो नहीं है. हाँ सर आपने ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था सर जिसमें आपने sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b प्लस sin इनवर्स c इक्वल्स टू पाई लिया था. अरे वो तो पता है मुझे यार. यहाँ पे 3 पाई तो 3 पाई यूज करेंगे ना. नो सर सॉरी सर आपने एक इलस्ट्रेशन लिया था सर जिसमें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z 3 पाई बाय 2 था. तो सर आपने आपने कहा था कि इनकी मैक्सिमम वैल्यूज. अच्छा ये तो वैसे ही. हाँ ये तो वैसे ही हो गया. cos इनवर्स की मैंने मैक्सिमम ऐसे किया था. हाँ सही है. यू आर राइट. जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें तो. मैं फालतू ही कर रहा हूँ इसको. नो नीड. सही बोल रहे हैं तन्मय. क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पाई हो जाएगा तभी तो 3 पाई आएगा. cos इनवर्स y cos इनवर्स z का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है पाई. तो तीनों का सम 3 पाई तभी आ सकता है व्हेन ईच ऑफ देम इज पाई. पाई होने पर कितना हो जाएगा -1 -1 -1. तो x का वैल्यू भी -1 हो गया, y का वैल्यू भी -1 हो गया, z का वैल्यू भी -1 हो गया. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट वाला बोलो 60 के बाद. 76. 76. 64. कौन सा 64. 64. cos इनवर्स p plus cos इनवर्स 1 minus root 1 minus p plus cos inverse root 1 minus q is 3 pi by 4.
देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज, इसमें तो नहीं है ना सेम लॉजिक, 3π/4 है, ठीक है। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला 64, ठीक है। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ए इंटू बी माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर। सो ए इंटू बी माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स √1 माइनस क्यू इज 3π/4। अब ये देखो यहां से बन गया p और ये 1 माइनस पी, दोनों सेम ही आ गए। कॉस इनवर्स 0 आ गया। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? So π/2. हाँ, π/2. π/2। सो 3π/4 माइनस π/2 कितना बचा? π/4 बचेगा क्या? Yes sir. हो गया खत्म। कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/√2 आएगा, उसका स्क्वायर कर दो 1/2। क्यू का वैल्यू आ गया 1/2। 1 माइनस 1/2, यस 1/2। नेक्स्ट 65 65 cot inverse root cos alpha minus tan inverse root cos alpha is equal to x। 65 cot inverse of root cos alpha minus tan inverse of root cos alpha is equal to x, ठीक है। तो रूट cos अल्फा तो पॉजिटिव हो गया, तो मैं tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, tan इनवर्स 1/x बन जाएगा। सो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा इज इक्वल टू x। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab is equal to x। 1 minus cos alpha 2 root cos alpha is equal to tan x आएगा। करना क्या था अपने को? देन sin x का वैल्यू बताना था, ठीक है। 1 minus cos alpha अपॉन 2 root cos alpha is tan x आ गया। अब sin x मुझे निकालना है, तो सीधा मैंने ट्राइंगल से ही निकाल दिया। 90 बन गया। tan x का वैल्यू है 1 माइनस cos अल्फा और ये 2 रूट cos अल्फा, रूट के अंदर आ जाएगा इसका स्क्वायर 1 माइनस 2 cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका स्क्वायर 4 cos अल्फा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यानी 1 प्लस cos अल्फा बनेगा और ये एंगल x हो गया। तो sin x का वैल्यू हो गया 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा विच इज tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। चेक करो। Yes sir. ये नेक्स्ट 76. 76 उससे पहले है 76 cos इनवर्स 3 प्लस 5 cos x अपॉन 5 प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। तो cos इनवर्स
ऑफ 3 + 5 cos x, क्योंकि ऑप्शन में tan इनवर्स लेके आना है मुझे, 5 + 3 cos x, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, जैसे इसको थीटा सपोज कर लिया, तो हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू। सो 3 + 5 cos x अपॉन 5 + 3 cos x इज इक्वल टू cos थीटा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे, मतलब थीटा ये सपोज कर लिया, 3 + 5 cos x हो गया, 5 + 3 cos x बन गया, यहां से निकाल लो रूट के अंदर 5 तो 4 + 3 sin x cos, आएगा, हाँ 4 sin x आएगा। इसका वैल्यू यस सर। मतलब निकालू नहीं, बस लिख दूं 4 sin x, हाँ सर, हाँ सर। 4 sin x, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 + 5 cos x, यही है ना, पक्का? यस सर, यस सर। अच्छा, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, सर ऑप्शंस सिंप्लीफिकेशन में मैच नहीं करा पा रहा हूँ। tan थीटा की वैल्यू आई ना ये, अच्छा ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू आई हमारे पास में, हाँ, और इसमें 2 tan इनवर्स भी दिया हुआ है, तो tan 2 थीटा की वैल्यू भी हो सकती है, 2 थीटा, थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2, इससे तो नहीं होने वाला है, काम नहीं चलने वाला अपना, है ना, तो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालते हैं। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। ओके, दिस इज इक्वल टू, इससे करते हैं 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू यहां से डाल दी, 3 + 5 cos x डिवाइडेड बाय 5 + 3 cos x डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 5 cos x अपॉन 5 + 3 cos x। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो 2 cos x बचेगा, 5 - 3 भी 2 बचेगा, 2 - 2 cos x बचेगा, यानी 1 - cos x बचेगा। नीचे 5 + 3 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 1 + cos x बचेगा। हाँ ये हो रहा है सिंपल, दिस इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज tan स्क्वायर x/2। हो गया अब शायद, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं पूरा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू tan x/2। सो निकालना क्या है अपने को, थीटा, थीटा की वैल्यू, थीटा बाई 2 का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स ऑफ हाफ tan x/2। अब 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 tan इनवर्स हाफ ऑफ tan x/2। देखो आया क्या आंसर, हाँ सर, यही है। डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट, $77. 77 7. cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b का, $77 cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b का मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो cos इनवर्स a इंटू b x इंटू y/2 प्लस
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा। कॉस इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, ये कॉस अल्फा बन गया। अब क्वेश्चन देखने से मुझे पता लग रहा है कि स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको इधर ट्रांसफर किया, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस अल्फा, और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इधर चल जाएगा और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर कर दे, बस आ गया आंसर। Yes, sir. नेक्स्ट, So 80. एंगल इज 90 डिग्री इन द ट्राइंगल एबीसी। ये साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं जब ऐसा दिया हुआ है तो। एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री गिवन है। सो ये वाला साइड हो गया ए, ये वाला साइड बी, ये वाला साइड सी। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे और फिर उसमें ये यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका यूज करना है, बताना है कि बोल। No sir, एक बार ट्राई कर लूंगा सर। इसमें ये एबीसी, स्मॉल एबीसी जो है ना, वो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। हाँ सर। आगे बोलो। $92. डायरेक्टली Sir, 89. 89। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, हाँ 89 अच्छा है प्रॉब्लम। 89 number of real solutions of this equation is tan inverse of root of x into x plus 1 plus sin inverse of root of x square plus x plus 1 is equal to pi by 2। ठीक है, is number of real solutions of this। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, एक बार दिखाता हूं चेंज करके इसको थीटा सपोज किया तो टेन थीटा का वैल्यू ये वाला आ जाएगा जो इसमें है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये टेन थीटा का वैल्यू हो गया, ये 1 हो गया। तो रूट ऑफ इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये कॉस इनवर्स का वैल्यू हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 upon this is pi by 2। एक मिनट, ये रूट में आना चाहिए एज इट इज। tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया और नीचे 1 हो गया, ये थीटा ले लिया मैंने। सो दिस इज टेन थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स में आएगा 1 अपॉन दिस। ठीक है, अब हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, ये हम जानते हैं। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तभी ये हो सकता है पाई बाई 2, करेक्ट। बट इसमें प्रॉब्लम जो है ना इस क्वेश्चन में, वो प्रॉब्लम दूसरा है। वो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका डोमेन हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। इसका डोमेन क्या आ रहा है और इसका डोमेन क्या आ रहा है, और फिर दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा केवल उसी के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डोमेन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए एडवांस का प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां डोमेन और रेंज का स्पेशली ध्यान रखते ही हैं। तो पहले हम इसका डोमेन निकाल के देखते हैं। रियल, इसके लिए tan इनवर्स के लिए तो निकालने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 should be greater than or equal to 0 but less than or equal to 1 as well। तो यहां से आएगा मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इसको अगर मैं देखता हूं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं, यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is greater than or equal to 0 and x square plus x plus 1 is less than or equal to 1. x square plus x is less than or equal to 0 and यहां से आ जाएगा x plus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 विच इज ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा ट्रू हो गया, लेकिन ये वाला इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए. इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं सॉल्व करूंगा, बट साथ में यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0. तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया? 0. अरे दोनों इनइक्वालिटीज एक साथ सेटिस्फाई कब होंगी? ये वाली और ये वाली सेटिस्फाई कब होगी? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. 0. दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 इज 0. x का वैल्यू 0 और -1. x का वैल्यू आइदर 0 और -1. ठीक है, मैं 0 डाल के देखता हूं तो ये 0 हो गया, ये 1 π/2 सेटिस्फाई हो रहा है. -1 डालने पर ये 0 हो गया और -1 का ये π/2 हो गया. सो देयर आर टू सॉल्यूशंस, 0 एंड -1. देखो आंसर. Yes sir, ये. नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन सा था? 92. 92. लास्ट है क्या? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 92. टू इंटू tan inverse of root a minus b upon a plus b into tan of theta by 2. cos इनवर्स में मुझे कन्वर्ट करना है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a प्लस बी कैंसिल हो गया एलसीएम आके, तो ऊपर आएगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 cos इनवर्स. ठीक है, अब यहां से इसमें से और इसमें से मैंने a कॉमन निकाल दिया. a कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा. और इसमें से और इसमें से मैंने b कॉमन निकाला तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, होल डिवाइडेड बाय a कॉमन निकाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, b कॉमन निकाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. आंसर किस फॉर्म में चाहिए? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. हो गया क्वेश्चन खत्म. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज cos थीटा. तो a cos थीटा प्लस का b, नीचे आ जाएगा a प्लस b cos थीटा. देखो आंसर.
Yes. डन? ठीक है, प्रॉब्लम्स आर ओवर? पक्का? करें प्रोसीड? हो गया इसका प्रॉब्लम्स खत्म? ठीक है, प्रॉब्लम्स को दोबारा जरूर करना है, नहीं तो कुछ आएगा नहीं समझ में क्या हो रहा है। So last time we started with limits, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, और लिमिट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आगे बताने से पहले वो डाउट क्लियर करना चाहूंगा। एनी डाउट? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लिमिट्स का? ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इन द बिगिनिंग, जब समझ में नहीं आता है तो। लिमिट ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नाउ एवरीवन नोज दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन का वैल्यू निकालूं 3 के ऊपर, f ऑफ x का वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिया और f ऑफ 3 निकालूंगा तो वो 3 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जबकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 3 के ऊपर। याद आ रहा है? इसका राइट हैंड लिमिट आएगा 3 जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 2, एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट इसका फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट? इसके ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, 1 के ऊपर लाइक दिस, 2, 3, एंड सो ऑन। अब देखो 3 से बड़ा होने पर, 3 से बड़ा होने पर ये आ गया 3, फंक्शन का वैल्यू 3 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट तो 3 आ गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 3 आ गया। बट जैसे मैं 3 से छोटा लेता हूं तो ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला तो यहां पर आएगा 2, दिस इज 2, दिस इज 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए 3 की तरफ में व्हेन आई अप्रोच टुवर्ड्स 3 आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, द फंक्शन शुड अप्रोच टू द सेम वैल्यू व्हिच इज नॉट हैपनिंग हियर। अगर मैं 3 की तरफ अप्रोच करता हूं लेफ्ट साइड से तो फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है, और अगर मैं 3 की तरफ अप्रोच करता हूं राइट साइड से तो आई हैव टू टेक फंक्शन का वैल्यू टू बी 3, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट तो 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 है, हो सकता है, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज, जब हम लिमिट निकालते हैं तो पहली बात तो ये कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मे नॉट बी सेम। इवन इफ दे आर सेम, इवन इफ दे आर सेम, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, x square minus 1 when x is not equal to 1, ठीक है, and 2 when x is equal to 2। सपोज मैंने ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, इज इट अ वेल डिफाइंड फंक्शन और नॉट? लेट अस अंडरस्टैंड। बताओ, है क्या फंक्शन, है क्या ये? इज इट अ फंक्शन और नॉट? फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है?
सर की डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी एक इमेज होनी चाहिए। और सर एक सेकंड सर। सर यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज होनी चाहिए। हाँ, एक इमेज क्यों बोलता है यार तन में अभी भी, है ना। डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो डोमेन तो यहाँ पे रियल नंबर्स ले रहे हैं अपन, तो सबका यूनिक इमेज है कि नहीं है? इमेज तो यूनिक ही आने वाला है। कोई भी नंबर लेंगे तो या तो 2 पे तो 2 आ जाएगा। ये मैंने गलत लिखा, यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 लिखूंगा, आई एम सॉरी। हाँ, 1 पे वैल्यू 2 आ जाएगा, बाकी सब पे तो यूनिक इमेज यहां से निकाल लेंगे x² - 1। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहता हूं तो x² = y + 1 बन जाएगा। 0, -1 पे इसका वर्टेक्स आएगा और ऊपर की तरफ ये ग्राफ बनेगा ऐसे, पैराबोला। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू तो यूनिक ही है ना। x की किसी भी वैल्यू के लिए है क्या? ठीक है। हाँ, सेम वैल्यू y के लिए x का वैल्यू 2 हो सकते हैं, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है। x की कोई वैल्यू लूंगा तो y की तो यूनिक वैल्यू आ रही है, यहां लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन। अब इसका अगर मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो ऐसे नहीं ड्रॉ करूंगा, ये तो केवल इसके लिए हुआ। x इज नॉट इक्वल टू 1, 1 पे इसका वैल्यू आएगा 0। ठीक है, 1 पे वैल्यू होगा 0, तो दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। x का वैल्यू 1 पे, y का वैल्यू 0, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू है 2, वो यहां हो जाएगा। दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द ग्राफ 1, 2। अब जब ग्राफ पढ़ा था तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा होगा। आ रहा है क्या? ठीक है, 1 पे फंक्शन का वैल्यू, 1 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है, 1 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है। सो 1, 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, but the point 1, 2 is included in the graph of the function. Now if you see, as x approaches towards 1, y will approach to 0. As x approaches towards 1 from either side, y will approach to 0. वैसे भी अगर हम लिमिट निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 1। जब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1। नॉट इक्वल टू 1 होगा तो ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे फंक्शन का, x² - 1, 1 - 1 will approach towards 0, whereas value of the function at 1 is 2. So value of the function is different from limit of the function. Whereas अगर मैं फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा 1 के ऊपर तो फिर मुझे ये वाला डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा 2। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, whereas लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 0। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन से डिफरेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सपोज नहीं कर रहा है, तब भी हो सकता है कि दो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये तो वो केसेस हो गए। आरुषि? यस सर। हाँ, क्या फोकस लूज हो रहा है बार बार क्लास में से? यस सर, से कोई आया था। हाँ, ओके। तो फंक्शन का वैल्यू और लिमिट में, दोनों में ये सारे केसेस हो सकते हैं। वन ऑफ देम मे एग्जिस्ट
दे अनदर वन मे नॉट एग्जिस्ट, ऐसा पॉसिबल है। इवन इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी आइदर दे आर इक्वल और दे मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, जैसे इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो 0 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है वो 2 आ रहा है, इवन देन दे आर नॉट सेम। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट कर जाएं और इक्वल भी हो जाएं। ठीक है, जैसे मैं इस चीज को हटा देता हूं, यहां से इसको मैंने हटा दिया फंक्शन के डेफिनेशन में से। अब जब ग्राफ बनाऊंगा तो ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा इस बार, इस वाले पॉइंट को मुझे हटाना नहीं है अब। तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू, लिमिट भी 0 आएगा और फंक्शन का वैल्यू भी 0 ही आ जाएगा 1 के ऊपर। आगे समझ में? ठीक है, therefore when limit of the function, value of the function, if they exist they may be equal or they may not be equal, means all the cases are there. okay, फिर से समराइज करता हूं पूरी बात को। सबसे पहले तो हम लिमिट की बात करें। हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। हो सकता है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएं लेकिन दोनों इक्वल ना हो, और हो सकता है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएं और इक्वल भी हो जाएं। जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, एग्जिस्ट का मतलब है फाइनाइट वैल्यू, जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और इक्वल हो जाएं तभी हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग के ऊपर आते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर आल्सो डिफरेंट, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करें, और हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट कर जाएं लेकिन इक्वल ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट कर जाएं और इक्वल भी हो जाएं। ठीक है, ओनली इन दैट केस व्हेन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, दोनों फाइनाइट हैं और दोनों इक्वल हैं, तभी हम बोलते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन का मीनिंग यही होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज वेल एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर सेम एट दैट पॉइंट, देन वी कॉल द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ, यानी उस पॉइंट पे वो उसका जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तभी तो उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। वहां पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी उसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वी कॉल द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। But that will happen when limit and value of the function are same. Okay? अब ऐसा क्यों होगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं तब दूंगा जब मैं कंटिन्यूटी को पढ़ाऊंगा। अभी मैं कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं लिमिट्स की ही बात कर रहा हूं। जब लिमिट्स का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कंटिन्यूटी के ऊपर आने वाला हूं। देयर आई विल टेल यू कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का सेम होने से फंक्शन का ग्राफ ब्रेक क्यों नहीं होता है, फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस क्यों बना रहता है। ठीक है, देयर आई विल एक्सप्लेन दैट रीजन। बट अभी के लिए इतना जानना सफिशिएंट है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों एग्जिस्ट कर जाएं और इक्वल हो जाएं तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे उस पॉइंट के ऊपर। क्या ये सबको आ गया समझ में? ठीक है, बताओ मुझे अच्छी तरह से, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वीडियो बंद मत रखा करो, बार बार मुझे कहना पड़ता है क्लास में, तो मेरा ध्यान एकदम से उधर से मैथ्स पढ़ाने की जगह उस बात पे चला जाता है कि वीडियो बंद क्यों हो रहा है। अर्णव क्लास में है क्या? यस सर। अरे मुझे चेहरा ही नहीं दिखता, तू पता नहीं कैमरे का सेटिंग कैसे रखता है। अभी मुश्किल से तेरी आईज दिख रही है बस मुझे। हाँ, कैमरे का सेटिंग तो सही कर जिससे मुझे दिखे तो सही कि क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं चेहरे पे। यस सर। ठीक है, करूं प्रोसीड आगे। सो लिमिट का मैंने डेफिनेशन समझाया, राइट हैंड लिमिट समझा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट समझा दिया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का डिफरेंस समझा दिया, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम हो जाता है,
और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि लिमिट अलग, मतलब लिमिट अलग चीज है और फंक्शन की वैल्यू अलग चीज है। उनको लगता है दोनों सेम ही चीज है। अगर दोनों सेम होता तो हमें क्या जबरदस्ती का मतलब कुछ जबरदस्ती की चीजें डेवलप करने की जरूरत थोड़ी पड़ी थी कि हम जबरदस्ती डेवलप करेंगे कि नहीं लिमिट अलग चीज होती है। बिकॉज दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट मोस्ट ऑफ द फंक्शन व्हेन वी स्टडी आर कंटिन्यूअस। उसकी वजह से हमको लगता है कि दोनों सेम चीजें हैं, ऐसा नहीं है। लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तभी सेम होती है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट के ऊपर। करेक्ट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का थोड़ा सा मैंने समझाया, बट डिटेल में हम पढ़ेंगे जब लिमिट्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का क्या मीनिंग होता है समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 0/0, करेक्ट? व्हाट इज 0/0? अरे कुछ बोल के तो बताओ, 0/0 क्या चीज है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। एनी नंबर अपॉन 0, a/0। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है। a/0 को मैं इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या इसको भी मैं इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर दूं जैसा तुम लोग बोल रहे हो नॉट डिफाइंड? व्हाट डू यू से? नहीं, इन्फिनिटी क्या है पहले ये समझाओ मुझे। इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इन्फिनिटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सिर्फ कोई चीज अगर अनलिमिटेड होती है तो इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स के सेंस में बताने यार, अनलिमिटेड क्या होता है? ऐसे तो तुझे अनलिमिटेड खाना भी मिल जाएगा रेस्टोरेंट में, थाली अनलिमिटेड। इसका मतलब इन्फिनिटी होता है वो? तो नहीं सुना कभी थाली अनलिमिटेड? रेस्टोरेंट में होता है कि नहीं होता? लिमिटेड थाली एंड अनलिमिटेड थाली, डू यू नो दैट? यस सर। हाँ, तो वहां पे अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है? So हाँ, something that cannot be determined or is endless. सिंपली कह दो यार कि सबसे बड़ा नंबर। इतनी सी बात में क्या है? सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सबसे छोटे नंबर को हम माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब वो नंबर एग्जिस्ट तो करता नहीं है, तो हम एक सिंबल बना के रखें जिसको हम इन्फिनिटी, ये वाला सिंबल, नाम इसको दे दिया इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऐसा लिखने पर। ओके, क्यों? क्योंकि अच्छा डिवीजन का मीनिंग समझाओ। 10/2 का क्या मीनिंग होता है? वाई दिस इज 5? फिर 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।
10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और थोड़ा सा पीछे चल जा, ये कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट है? 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन सी क्लास में पढ़ा था बता दो सही। 4th या 5th में पढ़ा। 4th या 5th में। तो मैं कहूंगा कि चल क्लास 1 में चल जा, वहां पे क्या सिखाते हैं? डिवीजन का मीनिंग। सबसे पहले जब डिवीजन सिखाया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो भी नहीं पता, तो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग समझा सर दे। 2 की टेबल में 10 कब आता है? हाँ क्या? 2 की टेबल में 10 कब आता है? कितनी बार 2 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा? अरे वाह, क्या मीनिंग बताया तूने डिवीजन का यार, हैं? तो सबकी टेबल बना सर बना के फर्स्ट देखी क्लास थी? में तो यही बताते हैं, फर्स्ट क्लास में तो यही बताया था सर। अच्छा, तो सेकंड क्लास में क्या बताया था? नहीं, चलो और कोई बताएगा? हाँ So dividing it in equal groups by that number. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग समझाओ। 3 into 5 क्या होता है? 3 को 5 टाइम्स ऐड करना। 3 को 5 टाइम्स ऐड करना। तो फिर डिवीजन का मीनिंग भी निकालना उसी तरह से। तो 10 को 1/2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अरे यार क्या कर रहे हो? 3 + 3 + 3, जब बेसिक जो ऑपरेशन होता है वो एक ही ऑपरेशन होता है, जो जिसको हम एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस का जो साइन होता है, उसी ऑपरेशन के बेसिस पे बाकी के सारे ऑपरेशंस डिफाइन किए जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया। अगर मैं नेगेटिव डिफाइन करता हूं तो वो एडिशन का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। एडिशन का मतलब तो हम राइट साइड में चल रहे हैं नंबर लाइन पे, और सब्ट्रैक्शन का मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में चल रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिपीटेड एडिशन हो गया। डिवीजन का मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो गया। डिवीजन का मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा कि 10 में से हम 2 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए, तो वो 5 टाइम्स हो गया। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज ऑपरेशंस। अब ये देवांशु ने पढ़ा है कि टेबल में जब आ जाए तो उतना हो जाता है। ये ऐसे रटाने वाले मेथड से ही तो मैथमेटिक्स खराब हो जाती है हमारी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है टेबल में आ जाए तो, है ना। ऑपरेशंस इस तरह से डिफाइन किए गए, एडिशन डिफाइन किया गया, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। तो अगर मैं ये वाला ऑपरेशन मतलब इस तरीके से मैं ऑपरेशन को समझूं तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, सपोज 5 ले लेता हूं जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो 5 में से मैं 0 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं कि 0 आ जाए? तो पॉसिबल ही तो आएगा ही नहीं। कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 5/0 को इसीलिए अपन बोलते हैं कि कभी आना पॉसिबल ही नहीं है, यानी इनफाइनाइट टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी नहीं आएगा, इसलिए इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। बट एक्चुअल में ये ऐसे होता है, 5 डिवाइडेड बाई 0 या 5 डिवाइडेड बाई a या x ले लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से यूज किया जाता है ना। अब ये मैंने क्यों समझाया तुम लोगों को, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझने के लिए इंफिनिटी का मीनिंग अच्छी तरह से पता होना चाहिए हमारे को कि इंफिनिटी क्या चीज है। नाउ लेट अस कम बैक टू द इनडिटरमिनेट फॉर्म। व्हेन आई से, सबसे पहली बात जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू समझ लेते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर डिफाइंड ओनली फॉर लिमिट्स। लिमिट्स के लिए ही डिफाइन होता है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं कर रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। जैसे अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि 1 की पावर इंफिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। अब हमारा लॉजिक तो ये है कि 1 की पावर इंफिनिटी का वैल्यू तो 1 ही होना चाहिए, विच इज करेक्ट, क्योंकि 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर दो वो तो 1 ही रहने वाला है। नथिंग इज रॉन्ग, 1 की पावर इंफिनिटी इज डेफिनेटली 1, बट 1 की पावर इंफिनिटी को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं
कि यहां पर हम लिमिट की बात चल रही है, यानी 1 की पावर n लिखा हुआ है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तब हम इसको 1 बोलते हैं, सॉरी, तब हम इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, देन वी से इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, एक मिनट 1 की पावर n नहीं, यहां पर भी वेरिएबल होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, एंड m टेंड्स टू 1, तब होगा, तब हम इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंडिटरमिनेट फॉर्म शुरू में काफी कंफ्यूजन होगा, बट कीप लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एकदम क्लियर हो जाएगा। केवल लिमिट के केस में हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के केस में हम इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं एग्जैक्टली यहां पर 0 लेता हूं और एग्जैक्टली यहां पर 0 लूंगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो नोबडी नोस कि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, किसी को भी नहीं पता है, तो वो हम उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बोलेंगे, हमें पता ही नहीं है कि क्या वैल्यू होगा। I am not saying here that this is exactly 0 and this is exactly 0. No, I am not saying that. What I am saying here is numerator is tending towards 0. Denominator is also tending towards 0. ठीक है, ये इस तरह की चीज है, x अपॉन y की फॉर्म है और हम बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0, दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, तब हम इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि x इज इन द नेबरहुड ऑफ 0, y इज ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ 0, मतलब स्मॉल नंबर है, 0 के आसपास में कोई नंबर है, नेबरहुड में है। ठीक है, एक छोटे नंबर को एक और छोटे नंबर से मैंने डिवाइड किया, तो आई कैन नॉट कंक्लूड राइट हियर कि ये नंबर कहां जाने वाला है, या इस रेशियो का वैल्यू, ये रेशियो किस नंबर की तरफ टेंड करेगा मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला। बट द मोमेंट आई नो कि ये रेशियो किधर जाएगा, जैसे मैंने यहां कंक्लूजन निकाल दिया कि ये नंबर ये रेशियो इस नंबर की तरफ टेंड करेगा, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने लिखा 0 अपॉन इंफिनिटी, है लिमिट का ही केस, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, ये दोनों का रेशियो है। अब 0 अपॉन इंफिनिटी किधर टेंड करेगा, सोचो जल्दी से। सर 0 0 की तरफ ही टेंड करेगा। ठीक है, एक बहुत स्मॉल नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो तो और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हियर आई कैन कंक्लूड कि यस दिस इज 0। राइट हियर आई कैन कंक्लूड कि ये 0 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा, तो हम इसको डिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है कि लिमिट के केस में जब हम लिमिट लगाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड राइट एट दैट मोमेंट कि ये जो रेशियो है या ये जो लिमिट है वो किधर टेंड करेगा, हमें नहीं पता है उसी स्टेट के ऊपर, तो हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करने के लिए उसको वी वांट टू गेट एलिमिनेटेड, वी वांट टू गेट दैट इंडिटरमिनेट फॉर्म टू बी एलिमिनेटेड, उसी के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं और फिर लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। जहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आता ही नहीं है वहां पे हमें कुछ करना ही नहीं है, बस वही कंक्लूजन हो जाता है, इसलिए हम उसको डिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। आएगा समझ में? जैसे इंफिनिटी अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा, ये इनडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है, पहले तो ये डिसाइड करना शुरू करो। इनडिटरमिनेट। इंफिनिटी अपॉन 0, न्यूमरेटर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो कैन यू कंक्लूड हियर कि ये रेशियो किस नंबर की तरफ टेंड करेगा? हाँ सर। हाँ, क्या
सर नहीं कर सकते कंक्लूड। हाँ सर नहीं कर सकते कंक्लूड। वाह यार, क्या सोचते हो यार तुम लोग। सर इंफिनिटी। सर इंफिनिटी। तो फिर इतनी देर क्या लगा रहे हो? अरे एक बहुत बड़े नंबर को एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड किया तो क्या नहीं कंक्लूड कर सकता है? छोटा नंबर ही आने वाला है, सॉरी बड़ा नंबर ही आने वाला है। अरे डिनोमिनेटर को छोटा करते जा रहे हैं, न्यूमरेटर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर ही तो आएगा। ऑफ कोर्स कंक्लूजन आएगा इंफिनिटी। दिस इज अगेन अ डिटरमिनेंट फॉर्म। नहीं आएगा समझ में अभी भी? आ गया सर। सो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स वो होंगे जहां पे कि हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं राइट एट दिस स्टेप। Without solving further, we cannot conclude, then we call it indeterminate form. 0/0 is one of them, क्योंकि यहां पर हम नहीं बता सकते हैं कि ये किधर की तरफ टेंड करेगा। न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि वो एक फाइनाइट नंबर की तरफ टेंड कर जाए, हो सकता है कि वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाए, हो सकता है कि वो 0 की तरफ टेंड कर जाए, हमें नहीं पता है। That's why we call it indeterminate form. It will depend upon situation to situation. ठीक है? What about 0/infinity मैंने ले लिया, infinity/0 ले लिया, ये दोनों डिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं। तो डिटरमिनेंट फॉर्म्स में इधर लिख रहा हूं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स इधर लिखूंगा। ठीक है? Now you have to keep making the combinations. 0 into infinity बताओ क्या होगा? इंडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है? Determinant. 0 into infinity. Yes, sir. दे आर्ग्यूमेंट दे। So 0 into anything is always 0. 0 to infinity is 0। आरुषि फिर से बोल। 0 into infinity। हाँ So क्या 0. लिखूं? हाँ 0। Yes, sir. कैसे? So 0 into anything is 0. अरे 0 एग्जैक्ट नंबर नहीं है आरुषि, मैं इतनी देर से क्या समझाया मैंने? यहाँ एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये लिमिट है। ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहां टेंड करेगा? कैन यू कंक्लूड दैट ओवर हियर? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। अब बोल। No. डिटरमिनेट है इंडिटरमिनेट है बताओ? Indeterminate. इंडिटरमिनेट। बाकी लोगों का क्या कहना है? यस सर इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट। क्यों? Sir, indeterminate. क्यों? सर क्योंकि So- बता नहीं सकते ना हाँ Excuse me, sir. उसकी वैल्यू। Sir. हाँ हाँ बोल आरुषि बोल। So it's really, even if we're multiplying with a small number tending towards 0 with a large number tending towards infinity, so then the answer will still tend towards 0, right? अच्छा राइट, what right? You are Sir, asking me or you yes, are sir, I'm asking you. क्यों भाई? वही तो सोचने की बात है। एक स्मॉल नंबर को अपन एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो स्मॉल भी आ सकता है, बिगर भी आ सकता है, और इन बिटवीन भी आ सकता है। ऐसे समझाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन। न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अगेन न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। ठीक है? तीनों में सेम सिचुएशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एज फार एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर कंसर्न, each numerator is tending towards 0, each denominator is tending towards 0, but the ratio of them is not same। जैसे क्योंकि ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब 0 नहीं है, मैं x को कैंसिल कर सकता हूं यहां पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बचेगा। इधर भी मैं कैंसिल करके लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x लिखेंगे,
कैंसिल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 0 नहीं है, डिलीटेड नेबरहुड में है। यहां पे मैं कैंसिल करके लिखूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1, ठीक है। नाउ अब x का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ये रेशियो 1 आ गया, यहां पर रेशियो आ रहा है इन्फिनिटी, 1/0 विल टेंड टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू 0 में x विल टेंड टू 0, तीनों में आंसर अलग अलग है। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। जैसे अभी तूने बोला कि ये छोटा नंबर कैसे हो सकता है, ये रहा छोटा नंबर बन रहा है, देख इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इनटू 1/x। नाउ दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, this is tending towards infinity, and the entire after solving it is tending towards 0. तो अब small number multiplied by a bigger number may tend to bigger number, जैसा यहां हो रहा है, may tend to a small number, जैसा यहां हो रहा है, और may tend to a certain number, जैसा यहां हो रहा है थर्ड केस में। आगे समझ में? ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो लॉजिकली सोचो, 0 इंटू इन्फिनिटी, अभी बताओ मुझे, कैन यू कंक्लूड हियर कि 0 होगा, इन्फिनिटी होगा या कुछ और होगा? So no. नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। आगे समझ में? What about 0 into 0? 0 into 0. सर डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 की तरफ टेंड करेगा। 0 into 0 will tend to 0. करेक्ट। एक स्मॉल नंबर को एक और स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली स्मॉल ही आने वाला है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता है वो। करेक्ट। व्हाट अबाउट इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी? So determinant will tend to डिटरमिनेंट। हाँ, क्या होगा? so will tend to सिर्फ infinity. बड़े नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर ही आएगा। हाँ, तो इंफिनिटी बोलना, कंक्लूजन जहां निकल गया उसका वैल्यू भी बोल सकते हो। ये कंक्लूजन हमारा यहां निकल जाएगा, वो इंफिनिटी ही आएगा, ये डिटरमिनेंट हो गया। पक्का? आगे यहां तक समझ में? ठीक है। नाउ ये हो गया दिस। नाउ इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इन्फिनिटी। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, डिटर्मिनेंट हो गया। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इनडिटरमिनेंट इनडिटर्मिनेंट। थिंकिंग चालू रखो एकदम। कैन यू कंक्लूड और नॉट? अब बिगर नंबर में से एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से एक और बहुत बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि वो बड़ा आने वाला है, छोटा आने वाला है, बीच में आने वाला है, कुछ नहीं पता हमें। दैट्स व्हाई इट इज इनडिटर्मिनेंट, राइट? इंफिनिटी रेज टू द पावर 0, 0 रेज टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी एंड 0 की पावर 0, 4 केसेस। ओके, लिखता हूं यहां पर 0 की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी। कौन सा डिटरमिनेंट है, कौन सा इनडिटरमिनेंट है? बोलो। So, हाँ, so infinity to the power 0 and 0 to the power 0 should be indeterminate. okay. You mean to say this is determinant and this is determinant? Yes, sir.
0 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? So it tends towards 0. हाँ, 0 की पावर इन्फिनिटी इज 0। ये इक्वल लिखने का मतलब वही कि लिमिट के केस में लिमिट आ रहा है इन सबका, ठीक है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? So tends towards infinity. हाँ, ये भी डिटरमिनेंट हो गया, ये सब डिटरमिनेंट हो गए हैं। 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेंट, रीजन बता जल्दी से। So a very small number to the power very small number will be a very very small number or a very big number. So we हाँ, can't हमें really नहीं पता define. है, नहीं उसमें और भी रीजन दे सकती है। यहाँ पर ये 0 की तरफ बेस टेंड कर रहा है 0 की तरफ, इट कुड बी पॉजिटिव नंबर, कुड बी नेगेटिव नंबर, ठीक है, 0 के आसपास में। और ऊपर जो पावर है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं कि हम क्या कंक्लूजन निकालें, ठीक है। इन्फिनिटी की पावर 0, इसमें क्या रीजन देंगे? सर ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए ना सर, क्योंकि सर इसमें हमें पता है कि 1 की तरफ टेंड करेगा। फिर 1 की तरफ आ गया तेरा, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू डाला है कि मैंने वहां पे 0? ओके सर, हाँ सर। अरे अभी तो रीजन बताया, उसी को पकड़ते नहीं हो यार। 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब 0 से थोड़ा बड़ा होने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो अलग सिचुएशन हो जाएगी। अभी 0 से थोड़ा छोटा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो 1 में फिर पॉजिटिव बनेगा। कुछ पता थोड़ी है यहाँ पर हमें। That's why this is indeterminate, दोनों इंडिटरमिनेंट होंगे, पक्का। 2 more, टोटल 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, बाकी सब डिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, राइट। 2 और बची हैं। एक 1 की पावर इंफिनिटी है, 1 की पावर इंफिनिटी इज इनडिटरमिनेंट। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यही लगता है, रीजन बताओ जल्दी से। सर क्योंकि हमें सर वो पता नहीं ना कि सर एग्जैक्टली वो 1 है, क्योंकि वो सर वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो उससे हम हाँ। कुछ पता नहीं लगा सकते। हाँ, तो 1 की तरफ टेंड करने में क्या ऑब्जेक्शन है वो भी तो समझा फिर आगे। सर तो फिर एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते ना सर। फिर वही बात आ गई, रीजनिंग तो पूरा दिया ही नहीं और बता नहीं सकते बस। और कोई बताएगा? यस सर। सर 1 से बड़ा हुआ तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और 1 से छोटा हुआ तो डिक्रीज करेगी इसकी वैल्यू। अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलना है, 1 से बड़ा हुआ तो हमें पता नहीं, 1 से बड़ा हुआ तो उसका वैल्यू बड़ा आ जाएगा। हाँ सर। और 1 से छोटा हुआ तो सर वैल्यू और छोटा आ जाएगा। छोटा हो जाएगा, है ना, कुछ पता नहीं अपने को। दैट्स व्हाई 1 से बड़ा नंबर हुआ पावर इन्फिनिटी तो बड़ा नंबर आएगा, 1 से छोटा नंबर हो गया तो पावर इन्फिनिटी 0 की तरफ टेंड करेगा, पता नहीं हमें, इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेंट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हैड इट बीन द एग्जैक्ट वैल्यू, अगर यहाँ पे 1 होता फिर पावर कुछ भी हो डेफिनेटली 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। बस एक और बचा हुआ है, वो तो सिंपल ही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेंट हो जाएगा। A bigger number divided by another bigger number, nobody knows कि वो क्या होने वाला है, ठीक है। Most of the forms are convertible to each other also, जैसे infinity upon infinity form is same as 0 upon 0 form। कैसे कह सकते हो? क्योंकि infinity को something upon 0 divided by something upon 0, वो something को काट दो तो 0 upon 0 फॉर्म आ गया एक तरह से, तो ये दोनों फॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम है, ये वाली दोनों फॉर्म्स, ठीक है। ये जो पावर में फॉर्म्स हैं इनको लॉग लेके मैं इन्हीं में कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी बन जाएगा। सपोज मैंने लॉग ले लिया इसका, 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी,
तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया, वो ये वाला है। और ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म तो सेम ही है। 0 मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 1/0 को इन्फिनिटी लिख दिया, तो ये और ये दोनों सेम ही है। इसमें भी मैं लॉग ले सकता हूं, 0 इंटू लॉग 0, लॉग 0 इज माइनस इन्फिनिटी और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी सेम है 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म सेम आ रहा है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू लॉग 1, लॉग 1 इज 0, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, ये भी देखो 0 इंटू ये भी 1 ऑफ द फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/0 माइनस 1/0, 0 एलसीएम लिया, नॉट द राइट मैथमेटिक्स, समझाने के लिए बता रहा हूं खाली। तो ऊपर आ गया 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म आ गया। All the forms are convertible to each other. Is that clear? Only 7 indeterminate forms are there. बाकी सारी डिटरमिनेंट होती हैं। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने लिमिट लगाया, लगाते ही अगर आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर लिमिट आ गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। जैसे आपने लिमिट लगाया और आपको लगा कि ये वन ऑफ द इनमें से कोई एक फॉर्म आ रही है, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसी में हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है लिमिट निकालने के लिए। तो उसमें हम फर्दर सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस अवेलेबल हैं, कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। उन्हीं केसेस में हम लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। बाकी केसेस में लिमिट्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जब वहां पे लगाते ही कंक्लूजन आ गया तो वहीं पे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इज इट ओके? आगे सबको समझ में? ठीक है, दीज आर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इसके बाद आता है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट वन थ्योरम। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स का जो प्रूफ है, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, if limit x tends to a, f of x is equal to L, and limit x tends to a, gx is equal to m, and both of them do exist. exist का मतलब फाइनाइट। इन्फिनिटी के लिए मैं कभी भी वर्ड यूज नहीं करूंगा एग्जिस्ट वाला। दो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी होता है, हम लिखते भी हैं, सही है, लेकिन उसको हम ये नहीं बोलते कि वो एग्जिस्ट करता है। ओके, ये दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो फर्स्ट थ्योरम बोलता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सम ऑफ दीज टू फंक्शंस। पहले हमने दोनों फंक्शंस का सम किया, फिर लिमिट निकाला, then this will be same as their sum of their limits। यानी मैं सेपरेट कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं लिमिट को। सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐसा कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, f of x minus g of x will be equal to limit x tends to a, f of x minus limit x tends to a, g of x। सब्ट्रैक्शन में भी मैं ऐसा कर सकता हूं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी हम सेपरेट कर सकते हैं। पावर में भी हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x
into g of x can be written as limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x. Fourth, limit x tends to a f of x divided by g of x, limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x. Denominator should not be 0, कॉमन सेंस की बात है as usual. 5 limit x tends to a f of x raised to the power g of x is written as limit x tends to a f of x raised to the power limit x tends to a g of x. ठीक है, नेक्स्ट वाला है इसी में, अगर एक कांस्टेंट है फंक्शन से मल्टीप्लाइड, सिक्स्थ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए k into f of x, then constant can be taken outside, limit x tends to a f of x बन जाएगा. Seventh, if f of x is less than or equal to g of x, तो लिमिट में भी इनइक्वलिटी फॉलो होगा. Then limit x tends to a f of x less than or equal to limit x tends to a g of x. Eighth, if f of x is less than or equal to h of x is less than or equal to g of x, then limit then नहीं, पहले एक और कंडीशन लिखूंगा, and if limit x tends to a f of x is equal to limit x tends to a g of x is equal to L, then limit x tends to a h of x is also L. इसको बोलते हैं स्क्वीज प्ले थ्योरम और सैंडविच थ्योरम. ओके, नाउ ये हमारी बेसिक थ्योरम्स हो गई जो लिमिट्स में हम काम में लेंगे. इसमें से देखो यहां तक इन 6 का प्रूफ, ये 6 वाला तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट 4 हो जाएंगे तो 6 वाला अपने आप, फर्स्ट 5 हो जाएंगे तो 6 वाला अपने आप ही हो जाएगा. इनका प्रूफ जो है वो किया जाता है एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है. ठीक है, एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एक्चुअल डेफिनेशन वही होता है, उसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम लोगों को लिमिट का समझाने की कोशिश की कि लिमिट का मीनिंग क्या होता है. अगर मैं डायरेक्टली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझाऊंगा तो शुरू में थोड़ा मुश्किल आएगा, जब मुझे लगेगा कि अभी थॉट्स मैच्योर हो गए, अब थोड़ा अंदर जा सकता है, तो आई विल टेल यू द एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑल्सो. एक्चुअल डेफिनेशन तो वही होता है. उस डेफिनेशन का यूज करके ये मैं थ्योरम्स प्रूव कर सकता हूं अप टू 6. तो उसमें से 1 या 2 थ्योरम्स का मैं प्रूफ बताऊंगा, बट लेटर ऑन. पहले हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर लेंगे, लिमिट्स जब अच्छे से समझ में आ जाएगा, निकालना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी हाँ एग्जाम की तैयारी हो गई है, अब थोड़ा सा मैथ सीख लें, तब मैं फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताऊंगा. ठीक है,
लिमिट का। ये दोनों ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे इसकी मैं बात करूं, एफ एक्स हमेशा जी एक्स से छोटा ही है, तो उसका लिमिट भी उससे छोटा होगा, वो तो क्लियर ही है। अगर सपोज एफ एक्स यहां पर है और जी एक्स कहीं इसके ऊपर है हमेशा ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट ए के नेबरहुड में अगर हम बात करें तो इसका लिमिट डेफिनेटली जी एक्स वाले लिमिट से तो छोटा ही होगा, ग्राफ से ही क्लियर है, ठीक है। 8th वाला समझा देता हूं, 8th वाले को भी हम ग्राफ से ही प्रूव करेंगे। 8th वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्वीज प्ले थ्योरम। जब इसका यूज होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एच एक्स का सैंडविच बन रहा है एफ एक्स और जी एक्स के बीच में। ये दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स। ये इस तरह से हैं दो फंक्शंस कि दोनों का लिमिट ए के ऊपर एल है और एच एक्स का उनके बीच में सैंडविच बन रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सैंडविच थ्योरम। तो हमने क्लेम किया कि इसका लिमिट भी सेम ही आएगा, ठीक है। देखें, समझते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स का मैंने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया और ए के ऊपर लिमिट इसका एल है, तो ये y का वैल्यू l हो गया यहां पर। अब मुझे gx भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, लेकिन a के ऊपर लिमिट l ही आना चाहिए, तो gx भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इससे मिलता हुआ सही जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ बन जाएगा gx, बट a के नेबरहुड में तो दोनों का लिमिट l है, इसलिए मुझे इस तरह से बनाना पड़ा इसका ग्राफ। पहले इन दोनों का बना दिया, इन दोनों का ग्राफ बना दिया, gx fx से बड़ा है, दोनों का लिमिट l है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ के अंदर मुझे फिट करना है किसको? hx को, hx को फिट करना है। अभी कैसा भी फंक्शन हो, उसका ग्राफ कैसा भी हो, फिट में कैसे भी करूं, उसको बीच में से ही तो निकलना पड़ेगा इधर से। तो जब a के नेबरहुड में यहां इसके दोनों के बीच में से ये ग्राफ इसका निकलेगा hx का, थोड़ा सा ऐसा बना दो जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बना दो। तो ऑब्वियसली a के ऊपर इसका लिमिट l ही तो आएगा, तो a के ऊपर फंक्शन hx will also tend towards l. That's why this is sandwich theorem. आगे समझ में? Anyone has any doubt? पक्का? Sure? आज इतना ही थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी थ्योरी इतना नहीं हुआ है कि अपन प्रॉब्लम्स कर पाए। नेक्स्ट क्लास में इतना थ्योरी हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो फिर, ठीक है। इसके मैं मेथड समझाऊंगा कि लिमिट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, राइट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की प्रॉब्लम्स लाए कोई? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की प्रॉब्लम्स बोला था ना मैंने, कोई नहीं? बोलो, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा अपने को। एनीवन? नहीं? कब करें फिर बताओ? सर नेक्स्ट क्लास में। पक्का? यस सर। ठीक है। अब फिर लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने आज तो मेरे पास टाइम था अभी, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा इसका थ्योरी, 15 मिनट में ले सकता था तुम्हारी। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इतना उसमें फ्लो के साथ चलूंगा, तो उसमें अगर टाइम कम मिला तो मुझे पूरा टाइम उसमें यूज करूंगा। इसलिए प्रॉब्लम्स को साथ में रखो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा उनकी, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ओके। जेएनएम का क्या है? सर काइंडली सेंड मी वीडियोस ऑफ मैट्रिसेस। अरे अभी रुक जा यार, इतना एक साथ कर नहीं पाएगा, अभी तो तू 11th का भी कर रहे हैं। सर फंक्शंस का तो हो गया, कंप्लीट कर लिया क्या? ये सर पाई शीट के साथ। ठीक है, ठीक है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा क्या आजकल?
सर पढ़ता हूँ ना। तो फिर टाइम मिल जाता है इतना? हाँ सर मिल जाता है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए उनको बोलना भैया लोगों को, है ना, अत्रे भैया मित्र भैया, उनको ही बोलना, वो उन्हीं के पास है सारे वीडियोस। ओके सर। हाँ लेकिन एक साथ मत मंगाना, ओके? दो दो वीडियोस देख, ज्यादा नहीं। बहुत प्रेशर में काम नहीं करना है ना, मैं हमेशा से बोलता हूँ, ठीक है? विदाउट प्रेशर काम करना है, जिससे कि माइंड क्रिएटिव रहे। ओवर बर्डन नहीं होना है किसी को भी, लेकिन रेगुलरिटी इज मस्ट। ऐसा नहीं कि जोश आया उस दिन तो रात दिन एक कर दिया और फिर 3 दिन के बाद जोश इतना खत्म कि अब 15 दिन तक कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? स्लो एंड स्टडी, ओके? दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye.